हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मेंडल के जो रूल्स थे उनको स्टार्ट किया था, जो कि आनुवंशिकता के नियम या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहलाते हैं। तो प्रीवियस क्लास में लॉ ऑफ डोमिनेंस कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उससे जुड़ी हुई कुछ बातें रह गई थी जिनको आज मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ। तो मेंडल का जो प्रथम नियम था, मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था, जो कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, उससे जुड़ी कुछ बातें मैं यहाँ पर बताऊँगा। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो किसके ऊपर बेस है, उसका बेस क्या है, किसके ऊपर आधार है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? एकल या एक संकर, इसको संकरण भी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो एक संकर संकरण के ऊपर आधारित है। बच्चों, ये लॉ 100% नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसके कुछ अपवाद भी हैं। 100% सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन या अपवाद हैं, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। सेकंड, को डोमिनेंस, इसको बोलते हैं सह प्रभाविता। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, बच्चों आगे जो क्लास आपकी आएंगी तो दोनों ही जो ये लॉ हैं मेंडल के, इनको अपने डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ समझो कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है, उसके कुछ अपवाद हैं। फर्स्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकंड, को डोमिनेंस। बच्चों, अब मैं इसकी उपयोगिताएं के बारे में बताना चाहूँगा कि मेंडल के जो प्रभाविता का नियम है, इनकी यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती हैं, ट्रांसमिश होती है, संचरण होती है। जैसे हीमोफीलिया, जैसे जड़ बूदी। बच्चों, ये जो डिजीज़ हैं, ये जो रोग हैं, ये अप्रभावी होते हैं, रिसेसिव डिजीज़ कहलाती हैं ये। ठीक है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि फर्स्ट पीढ़ी के अंदर जो करैक्टर अपना प्रभाव दिखाएगा वो क्या कहलाता है? प्रभावी। और जो करैक्टर छिप जाएगा वो क्या कहलाता है? अप्रभावी। यानी प्रभावी लक्षण की प्रेजेंस में अप्रभावी जो लक्षण है वे छिप जाते हैं, दब जाते हैं। तो इस प्रकार की जो डिजीज़ हैं, जैसे हीमोफीलिया, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया यहाँ रिसेसिव करैक्टर हैं। तो रिसेसिव करैक्टर होने के कारण जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, अगली जो पीढ़ी आएगी, तो ये हीमोफीलिया जो डिजीज रोग है, ये F1 पीढ़ी में ऑटोमेटिक दब जाएगा, छिप जाएगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब बच्चों अपने बात करते हैं मेंडल का द्वितीय नियम। मेंडल का जो सेकंड नियम दिया था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जाना जाता है, जिसको पृथक्करण का नियम भी बोलते हैं। और इसका दूसरा जो कॉमन नेम है वो है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। यानी जो गैमीट्स बनते हैं, युग्म जो बनते हैं, वे शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं, 100% प्योर होते हैं। इसलिए इसको गैमीट यानी युग्मकों का शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का जो नियम है मेंडल का, इट हैज़ नो एक्सेप्शन, इसके कोई भी अपवाद नहीं है। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने क्या देखा, इसके दो अपवाद थे। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल का दूसरा नियम है, पृथक्करण का नियम, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। इट इज ए यूनिवर्सल लॉ। ये क्या है? यूनिवर्सल नियम है, लॉ है। इट इज नॉन मिक्सिंग एलील। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एलील है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, एलील जिसको बोलते हैं युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वशांगति का अध्ययन किया। तो एक जो लक्षण है, जैसे हाइट ऑफ स्टेम,
जैसे मटर की हाइट ऑफ स्टेम, मटर के पौधे के अंदर जो इसकी लंबाई है, जो लक्षण है, उसके दो अपोजिट स्वरूप हैं, दो अपोजिट फॉर्म हैं, एक तो लंबा और दूसरा बोना। तो दोनों ही करैक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं, तो दोनों ही करैक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं, एक ही जीन के दो रूप हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज एलील्स, इसको बोलते हैं युग्म विकल्पी। और ये दोनों ही एलील्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर एक लोकस पर उपस्थित रहेंगे, इसलिए इनको अपने क्या बोलते हैं, एलील्स। बच्चों यहां पर आप देखो, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, पृथक्करण का नियम है, एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिश्रण, मिश्रित होना। बच्चों पृथक्करण के नियम में जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसमें जो एलील्स हैं जो कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, किसी भी प्रकार का मिश्रण शो नहीं करते। अब इसका क्या मतलब है, यहां पर आप देखो, यहां पर आप देखो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने क्या किया, जब ये क्रॉस करवाया, ठीक है, तो जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम है, इसमें आप देखो जो F1PD है, F1PD में दो अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, एलील हैं, दोनों अलग अलग एलील हैं, लेकिन जो कैपिटल T है ये किसको शो करता है, लंबापन को, ठीक है, और स्मॉल t किसको शो कर रहा है, बोनेपन को। लेकिन F1PD के अंदर अपने को केवल सभी जो प्लांट्स थे वे कैसे थे, टॉल प्लांट्स थे, लेकिन बच्चों सभी जो टॉल प्लांट्स थे ये शुद्ध नहीं थे, 100% प्योर नहीं थे, इसलिए आल्सो कॉल्ड इज हेट्रोजाइगस, यानी हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी। यहां पर देखो F1PD के अंदर जितने भी प्लांट्स अपने को प्राप्त हुए 100% लंबे थे, लेकिन पूर्ण रूप से वे शुद्ध नहीं थे, प्योर नहीं थे। बच्चों यहां पर आप देखो दोनों ही एलील्स, एक क्या करता है, एक लक्षण दूसरे लक्षण की अभिव्यक्ति को छुपा देता है। तो जो लक्षण F1PD में दिखाई देता है वो प्रभावी कहलाता है, जो लक्षण F1PD में दब जाता है वह अप्रभावी यानी रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक उसको बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर एक ही क्रोमोसोम यानी एक ही गुणसूत्र के ऊपर जो एलील का जोड़ा है, क्योंकि एलील्स हमेशा जोड़ों में मिलते हैं, तो एलील्स का जोड़ा है, दोनों एलील्स बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम क्या बोलता है कि दोनों एलील्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पास पास स्थित होने के बावजूद भी एक दूसरे को कंटेमिनेट यानी संदूषित नहीं करते, एक दूसरों में उनका आपस में मिश्रण नहीं होता, ब्लेंडिंग नहीं होती, एक दूसरे जीन जो हैं वे एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करते। और जब गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, युग्मकों का निर्माण होता है, तो दोनों ही जो एलील्स हैं एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाते हैं और गैमीट्स के अंदर चले जाते हैं, और प्रत्येक जो गैमीट्स हैं वो शुद्ध होता है, ठीक है, पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। अब यहाँ डेफिनेशन देखो, एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, यानी जो एलील्स हैं एक ही क्रोमोसोम के ऊपर एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करते, एक दूसरे के पास पास स्थित होते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते। नेक्स्ट, एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एंड सच इन F2 जनरेशन। बच्चों जो F1PD है उसमें सिर्फ एक ही लक्षण दिखाई देता है, कौन सा, लंबापन। लेकिन जो F2PD है, जो F2PD है उसमें ये जो एलील्स हैं ये अलग अलग अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये F2PD जब प्राप्त करेंगे तो F2PD में जो एलील्स हैं, दोनों ही एलील्स हैं, अपना अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अलग अलग प्रभाव क्या हुआ कि F1 जनरेशन के अंदर सिर्फ लंबे ही प्लांट्स प्राप्त हुए, लेकिन F2PD के अंदर लंबे प्लांट्स के साथ बोने प्लांट्स भी प्राप्त हुए। तो ये क्या है, लंबे और बोने दोनों प्रकार के ही प्लांट्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, एलील्स की वजह से होता है, क्योंकि यहां पर एलील्स ने F2
पीढ़ी के अंदर अपना अलग अलग जो प्रभाव है उसको अभिव्यक्त कर दिया। तो कहने का मतलब है पृथक्करण का नियम क्या क्या बोलता है कि दोनों ही एलील्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पास पास स्थित होते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते, और गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान जब युग्मकों का निर्माण होता है तो दोनों पृथक पृथक हो जाते हैं और गैमीट्स के अंदर चले जाते हैं और अपना जो प्रभाव है वे अलग अलग दिखाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। बच्चों अब यहां पर आप देखो फैक्टर फॉर, एक डेफिनेशन इसकी और भी है, फैक्टर फॉर ईच ट्रेट सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेटोजेनेसिस, जब युग्मक जनन होता है तो उस दौरान जो लक्षण के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं वे एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। एंड गैमीट रिसीव ओनली वन फैक्टर फॉर ईच ट्रेट। तो एक विशेष लक्षण के लिए जो गैमीट हैं वो केवल एक ही लक्षण को प्राप्त करता है, केवल एक ही लक्षण को प्राप्त करता है। कैसा कि जो कैपिटल टी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉलनेस को, लंबापन को, और स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्वार्फ यानी बोनेपन को। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि गैमीट्स रिसीव ओनली वन फैक्टर फॉर ईच ट्रेट, केवल एक ही जो गैमीट हैं केवल एक ही लक्षण से संबंधित जीन को रिसीव करेंगे, इसलिए वे क्या कहलाते हैं, प्योर कहलाते हैं, शुद्ध कहलाते हैं। और अगली पीढ़ी मतलब F2 पीढ़ी के अंदर दोनों ही जो एलील्स हैं अपना अलग अलग प्रभाव शो करते हैं। अब बच्चों इसमें क्योंकि प्रीवियस क्लास के अंदर मोनोहाइब्रिड की बेस पर मैंने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाया था, ठीक है, उसको एक बार मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। फिनोटाइप और जीनोटाइप। बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पेरेंट्स के अंदर एलील जोड़ों में मिलते हैं, पेरेंट्स के अंदर एलील्स जोड़ों के अंदर मिलते हैं। मेंडल ने क्या किया, होमोजाइगस जो लंबे जो प्लांट्स थे उनका होमोजाइगस जो बोने प्लांट्स थे उनके बीच में उसने क्या किया, संकरण करवाया, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों के गैमीट्स बनते हैं, दोनों यहां पर सिंगल केवल एक ही प्रकार के गैमीट्स बनते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि कंडीशन देखो होमोजाइगस है, अगर यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन होती तो दो अलग अलग प्रकार के गैमीट्स बनते, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है, होमोजाइगस, एक जैसे हैं, इसलिए यहां पर गैमीट्स सिर्फ एक ही प्रकार के बनेंगे। अब ये जो गैमीट्स हैं इनके बीच में क्रॉस होता है और जो F1 पीढ़ी में जो संतति जो प्रोजेनी प्राप्त होती हैं वो क्या है, सभी जो प्लांट्स हैं वे लंबे होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, संकर होते हैं। संकर क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों के ही इसमें कैरेक्टरिस्टिक हैं, माता और पिता दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन यहाँ पर सभी जो प्लांट्स लंबे हैं वे कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं। कैसे हैं, विषम युग्मजी, हेट्रोजाइगस है। लेकिन यहाँ पर केवल लंबापन जो है वो डोमिनेंट होता है और जो बोनापन जो करैक्टर है वो रिसेसिव होता है, यानी लंबापन जो करैक्टर है वो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है, दिखाई देता है, जबकि बोनापन जो करैक्टर है वो F1 पीढ़ी के अंदर छिप जाता है, दब जाता है, इसलिए वो रिसेसिव है, अप्रभावी है। अब बच्चों F2 पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, स्वयं परागण होगा। तो चेकरबोर्ड की सहायता से अगर अपने देखें, चेकरबोर्ड की सहायता से अपने देखें तो इस टी के साथ क्रॉस, इस टी का फिर इस टी के साथ क्रॉस, ये वाला टी है इस टी के साथ क्रॉस और इस टी के साथ क्रॉस। तो ये चेकरबोर्ड बनाने की विधि है। अब जो F1 पीढ़ी के अंदर जो करैक्टर्स दिखाई देते हैं उनका अगर फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों अलग अलग होगा। फिनोटाइप बाहर से देखने पर इसमें अपने को कुछ पौधे लंबे दिखाई देंगे, कुछ पौधे बोने दिखाई देंगे। लगभग 75 यानी 75% जो पौधे हैं वे लंबे दिखाई देंगे। कैपिटल टी ये टॉलनेस लंबापन के लिए उत्तरदायी हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबापन के लिए, लेकिन कैसा है, हेट्रोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लंबेपन के लिए उत्तरदायी है। स्मॉल टी ये क्या है, होमोजाइगस है, लेकिन बोनेपन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर फिनोटाइप 3:1 के रूप में मिलता है। 3 पौधे लंबे, 1 पौधा
बोना। लेकिन इसका रीजन क्या है? जो 3 पौधे लंबे हैं, एक पौधा बोना है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जीन है। और जीन को किस में देखेंगे? जीनोटाइप के अंदर देखेंगे। तो जीन की जो स्ट्रक्चर है जीनोटाइप है। जीनोटाइप में आप देखो शुद्ध रूप से लंबा एक पौधा जिसको होमोजाइगस कहते हैं, और अशुद्ध रूप से जो लंबे पौधे हैं जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हैं उनकी संख्या है 2, 1 और 2। तो यहाँ पर है 1 और 2। और शुद्ध रूप से जो बोना पौधा है उसकी संख्या है 1। तो इनका जीनोटाइप क्या प्राप्त होगा? 1:2:1। तो बच्चों ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं।